एक लड़के की शादी तय होती है और जैसे ही उसकी जानकारी उसकी प्रेमिका को लगती है, प्रेमिका दौड़े दौड़े उसके पास जाती है और कहती है कि जब तुम्हें शादी ही करनी थी तो मुझसे क्यों नहीं कर रहे, क्यों दूसरे लड़की के साथ शादी कर रहे हो। तो उसका प्रेमी कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे जो 2 बच्चे हैं उनका लालन पालन करना, उनकी देखभाल करना मेरे बस का नहीं है। मैं मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूँ और तुम शादीशुदा भी हो। अगर मैं शादी तुम्हारी तोड़वा करके शादी कर भी लेता हूँ तो दोनों बच्चों का देखभाल मुझे ही करना पड़ेगा। उसकी प्रेमिका को जब इस बात की जानकारी लगती है कि मेरा जो प्रेमी है इसलिए परेशान है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा खुरापात सूझता है जिसकी परिकल्पना करना बहुत ही कठिन था। और जैसे ही आप लोग जानते होंगे कि बेटा जो है, सपूत जो है कुपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। तो दोस्तों, इसको चरितार्थ कर दिया है और जिस प्रकार से इस कहानी के में आप जब जानेंगे, आप जब समझेंगे तो आपको भी ये समझ में आएगा कि रिश्ते की बागडोर आज कैसी स्थिति में जा रही है, जिसे न तो कोई सुलझा पा रहा है न कोई समझ पा रहा है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां पर थाना है भोपा, गांव है रुड़कली, जहां बीते दिनों 19 जून 2025 तकरीबन 2:30 बजे के करीब में मोहम्मद वसीम अपनी पत्नी मुस्कान के पास फ़ोन लगाता है और बातचीत कर रहा होता है। और घर से वो चंडीगढ़ में कुछ अपने रोजगार के सिलसिले में जाकर के नौकरी कर रहा होता है। यहाँ अपनी पत्नी से कहता है कि कैसी हो, तबीयत कैसा है और बच्चों से बात करवाओ। उसकी माँ उसकी जो पत्नी है वो कहती है मुस्कान के बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी अभी उन्होंने कुछ नाश्ता किया है, उसके बाद से ही सो रहे हैं और तब से अभी आपका फ़ोन आ गया है। तो फिर भी उसका पति कहता है कि मेरा मन मान नहीं रहा है, मुझे कुछ बात करनी है बच्चों से और मुझे कुछ घबराहट से हो रही है, एक बार मेरी बात करवा दो। पत्नी सोचती है कि अब ये इतनी ज़्यादा जिद कर रहा है तो क्यों ना इसकी बात करवा ही देती हूँ। वो जाती है रूम के अंदर और पंखा चल रहा होता है, अपने बच्चों को उठाती है। बच्चे आंखें नहीं खोलते हैं, न ही कुछ बोलते हैं। वो परेशान हो जाती है, वो अपने पति से कहती है कि सुनते हो जी, ये दोनों बच्चे जो हैं बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ना तो आंखें खोल रहे हैं ना कोई जवाब दे रहे हैं। अब उसका जो पति रहता है वो भी घबरा जाता है। अब वो फ़ोन कहता है कि फ़ोन रखो, मैं तुरंत अपने भाइयों को फ़ोन लगाता है। उसके जो छोटे भाई हैं उनको कहता है कि जा करके जल्दी से देखो तुम्हारी भतीजियों को हुआ क्या है, और इतनी परेशान है तुम्हारी भाभी, जा करके जल्दी से देखो। उसके जो दोनों भाई हैं तुरंत घर पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में देखते हैं तो वो उन्हें पता चलता है कि ये जो दोनों बच्चे हैं इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। अब उसकी जो पत्नी है मुस्कान, वो दोनों बच्चों को फटाफट वो साथ में लेकर के नीचे उतरती है, गाड़ी बुलाती है और सीधा हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद में पता चलता है, जब डॉक्टर साहब उसको चेक करते हैं बच्चों को, और जब धड़कनें जो है पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती हैं और आखिरी समय पर डॉक्टर कह देते हैं कि इन बच्चों को पहले ही लाना चाहिए था, लेकिन अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। दोनों ही बच्चे दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब जैसे ही इसकी जानकारी मुस्कान यानी कि उसकी पत्नी को लगती है, वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है। वसीम को भी फ़ोन पे सूचित कर दिया जाता है। वसीम भी वहाँ पर चंडीगढ़ में रोने लग जाता है, परेशान हो जाता है, कंपनी में छुट्टी की अर्ज़ी लगा देता है। और यहाँ पर अब तैयारियाँ जो हैं वो घर पे ला करके उसकी दोनों बच्चों की डेड बॉडी को रख दिया जाता है। उसे सफ़ेद कपड़े में बाँध दिया जाता है। अब इंतज़ार हो रहा था तो सिर्फ़ वसीम का। तभी अचानक से ही उसी गाँव में से किसी एक व्यक्ति ने थाने पर सूचना कर दी। थाने से पुलिस मौके पर आती है और कहती है कि हमें शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। हमें पता चला है कि दोनों बच्चों की किसी अप्राकृतिक रूप से, या कह सकते हैं कि बिना समय पहले ही या कोई न बीमारी होने के कारण से मृत्यु हुई है, और हमें आशंका है कि इसमें कोई न कोई चाल जरूर है। अब वो कहते हैं कि साहब, हमने तो फ़ोन लगाया नहीं है, आपको बुलाया नहीं है, और हम नहीं चाहते कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का पोस्टमार्टम हो, चीर-फाड़ हो, इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम पता लगा लेंगे कि किसने किया किसने है। पुलिस कहती है कि अब तो बिना पोस्टमार्टम किए हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और आपको भी सहूलियत होगी ये जानकारी लेने में कि आखिर इन बच्चों के साथ में हुआ क्या था, इनकी मृत्यु कैसे हुई। अब उसके जो दोनों भाई हैं अहमद और असद, वो कहते हैं कि जब तक मेरे बड़ा भाई वसीम नहीं आ जाता तब तक हम आपको लाश नहीं ले जाने देंगे। पुलिस भी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपने बड़े भाई से बात करा। उसके बड़ा भाई कहता है कि मैं चंडीगढ़ से साहब निकल चुका हूँ और मुझे 1 दिन का समय लगेगा, मैं 24 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब पूरी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर उसका जैसे ही बाप आता है और पुलिस उससे पूरा पंचनामा बना करके यहाँ से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम हाउस में किसी प्रकार से कोई जानकारी इस प्रकार की निकल के नहीं आती है, लेकिन फिर भी वहाँ से उसके लेबोरेटरी में आगे की जाँच के लिए पुलिस वहाँ से कुछ चीज़ों को भेज देती है। और यहाँ इन दोनों को पुलिस
बच्चों का शव को लाती है। लाने के बाद में अंतिम जो बच्चों के साथ उसके माता पिता तमाम लोगों ने मिल करके, गाँव वाले लोगों ने ले जा करके अंतिम विदाई दी। और पुलिस पड़ताल कर रही थी और जांच पड़ताल में पुलिस धीरे धीरे शक की सुइयां जो हैं उसकी मां के ऊपर जाने लगी, क्योंकि अंतिम समय पर वही थी। पुलिस ने कहा कि आप अपनी मोबाइल लाइए। उसकी पत्नी यानी मुस्कान ने कहा कि मेरी मोबाइल मिल नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, शायद किसी ने चुरा ली। अब पुलिस खोजबीन शुरू करती है और खोजबीन में पता चलता है कि मोबाइल उसकी जो थी स्विच ऑफ हो चुकी थी और वहीं पर जो बेड है, बेड के पास में ही रखी हुई थी। पुलिस को फ़ोन बरामद होता है, मोबाइल को चार्ज किया जाता है। उसके बाद में जब मोबाइल की कॉल डिटेल यानी सीडियाँ निकाली जाती है तो पता चलता है कि इसकी घंटों घंटों जुनैद नाम के लड़के से बातचीत हुआ करती थी। अब जैसे ही उसके पति से वसीम से पूछा जाता है कि जुनैद कौन है, वसीम कहता है कि जुनैद इसकी बुआ का लड़का है और काफ़ी सालों से इन दोनों की बातचीत हुआ करती थी और शादी के पहले भी ये कई दफ़ा इसके साथ में फरार यानी कि भाग भी चुकी है। अब उन लोगों को जब इसकी जानकारी हो जाती है, भनक लग जाती है, तो पुलिस तुरंत कहती है कि ठीक है, अब हम आपको समय देते हैं, आप सच सच बता दीजिए आखिर हुआ क्या था। मैंने ही रसगुल्ले में कीटनाशक मिला करके इन बच्चों को मरवा दिया। अब जैसे ही इसकी जानकारी उसके पति को लगती है, उसका पति पूरी तरीके से घबरा जाता है, गुस्सा हो जाता है। वहीं पुलिस कहती है कि आखिर तुमने ये ऐसा किया क्यों? वसीम से जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले से ही मैं जुनैद से प्यार करती हूँ, मेरी बुआ का लड़का है, लेकिन घर की रजामंदी ना होने के कारण से मुझे वसीम के साथ शादी करनी पड़ी। मेरे 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो मेरे अंदर और जुनैद के अंदर एक दूसरे के लिए लगाव उतना ही रह गया था जो पहले भी था। और ऐसे में जुनैद ने कई दफ़ा मुझसे कहा और उसके बाद में जब उसकी जुनैद की शादी तय होने वाली थी तो मुझे लगा कि अगर जुनैद शादी ही करना चाहता है तो मैं वसीम को तलाक दे करके जुनैद के साथ शादी कर लूँगी। लेकिन जुनैद ने कहा कि मैं खुद एक मज़दूर हूँ और मेरे पास में खुद के लिए पैसे तो है नहीं, मैं तुम्हारे 2 बच्चों को कैसे भरण पोषण करूँगा। इसलिए जुनैद के कहने पर उसने ये तय किया कि इन दोनों बच्चों को रास्ते से हटा दिया जाए। अपने खून के रिश्तों को हटाने के लिए वो प्यार के लिए तैयार हो गई और जुनैद ने रसगुल्ला बाज़ार से ख़रीदा और लेकर के वो आया और साथ में कीटनाशक दवाई भी लाया। उसकी प्रेमिका जो मुस्कान थी उसने बाकायदा उस रसगुल्ले के अंदर उस कीटनाशक को मिलाया और मिलाने के बाद में अपने बच्चों को खिला दिया, जिसके कारण से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसकी जानकारी जैसे ही अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है, पुलिस भी दंग रह जाती है, आसपास के लोग भी दंग रह जाते हैं कि आखिर इन रिश्तों में पहले तो पति को मारा जाता था, आजकल बच्चों को भी मार दिया जा रहा है। प्रेमी के लिए प्रेमिका कितनी हद तक गुजर जाएगी या प्रेमिका के लिए प्रेमी कितना हद तक गुजर जाएगा, इसका कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता है। दोनों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर के जेल भेज दिया है और दोनों को जेल जाते समय कोई भी ना तो चेहरे पे शिकन की रेखाएं दिखाई दे रही थी, बल्कि वो दोनों मुस्कुराते हुए जेल गए। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अगर लेबोरेटरी टेस्ट में बच्चों का सैंपल जो था उसमें अगर कीटनाशक का जहर नहीं पाया गया तो दोनों कानूनी दांवपेच से बच भी सकते हैं। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार करने का भरोसा दिया है और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की भी बात कही है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारे किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि आप अपने जीवन में जागरूक रहें, सजग रहें और ऐसी परिस्थितियों से बचकर रहें। वीडियो कैसा लगा आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ साथियों ने, कुछ दर्शकों ने नाम लेने की बात कही थी। अंकित पवार जो कि मध्य प्रदेश से हैं, राजू रस्तोगी जो कि प्रयागराज की धरती से हैं। दोनों को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।